नमस्कार। कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ। बस चकरा गए होंगे कि कोर्ट केस और एस्ट्रोलॉजी का क्या संबंध है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के पास यदि किसी के ऊपर कोर्ट केस हो रखा है, यदि उसने किया है, तो उससे संबंधित सारे के सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर है। जी हाँ। जब आप जाते हैं कोई कोर्ट केस लड़ने के लिए, आप किसी के ऊपर थोपते हैं या आपके ऊपर कोई थोप देता है, तो उस समय आपको लगता है कि आपका केस बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, आपका वकील बहुत निपुण है, और जैसे ही आप जो है वो कोर्ट में केस दायर करेंगे, आपके हक में जो है वो सारा फैसला आ जाएगा। लेकिन ये है कोर्ट केस, तो यहाँ पर जो है समय भी लगता है, आपकी लगती है एनर्जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लगता है पैसा, और उसके बाद भी कोर्ट के चक्कर जो हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका बर्थ चार्ट जो है, आपके कोर्ट केस को सॉल्व करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। और उससे उपयोगी एक कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होती है, जो कि आपके बर्थ चार्ट को एस्ट्रोलॉजिकल एंगल्स के हिसाब से देखकर कोर्ट केस के अंदर उसको इंटरपोलेट करके आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर सके। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि विल आई बी फाउंड गिल्टी, क्या मुझे दोषी माना जाएगा, क्या मैं कोर्ट केस जीत सकता हूँ, विल आई बी एबल टू विन द कोर्ट केस, क्या मुझे जेल होगी, विल आई बी सेंटेंस टू जेल, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आएंगे इन माय कोर्ट केस, व्हाट ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस मे आई फेस इन द कोर्ट केस। ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं वो बहुत आराम से एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के माध्यम से आंसर हो जाते हैं। कभी कभी आपके मन में संशय तो होता होगा कि इज माई ओपोनेंट स्ट्रॉन्गर देन मी, क्या मेरा जो प्रतिद्वंदी है मुझसे बलिष्ठ है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ये जो वकील है वो ठीक भी है कि नहीं, इज माई लॉयर अप्रोप्रिएट फॉर मी। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो मेरा विटनेस है वो कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा, विल माई विटनेस बिट्रे मी और नॉट। या फिर बहुत बार जाने के बाद, चक्कर काटने के बाद मन में यह संशय होता है कि हाउ लॉन्ग विल केस कंटिन्यू और रन, ये कब तक चलेगा भाई, क्या इस साल ये कंक्लूड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विल माई केस बी कंक्लूडेड दिस ईयर। ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो आपके आपके चार्ट से मिल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि चार्ट पढ़ने के बाद आपको जब ये आंसर्स का पता चलता है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी, यानी कि अपनी रणनीति को बना सकते हैं। यानी कि कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी से आप अपनी रणनीति को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बना सकते हैं। बहुत बार होता यह है कि आपको लगता है कि फटाफट जो है इसका फैसला आ जाए, लेकिन तारे कुछ और कह रहे होते हैं। तो मैं आपके हॉरोस्कोप को देखकर ये बता सकता हूँ कि आपको अपना कोर्ट केस की डेट जो है वो कब लेनी चाहिए, या यदि आप पोस्टपोन कर दें कोई दायर करने में तो वो फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। कैन पोस्टपोनिंग माई कोर्ट डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा टाइम इज फेवरेबल, कौन सा टाइम, विच टाइम इज फेवरेबल टाइम टू विन द कोर्ट केस। एंड एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि विल माई केस इनकर हैवी एक्सपेंसेस। ऐसा तो नहीं कि मैं मेरा सब कुछ बिक जाए, उसके बाद मैं कोर्ट केस जीत भी जाऊं तो उसका लाभ क्या होगा। ये भी बहुत पेचीदा जो है बात है, जो कि समझनी चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि बेल संबंधी बातें होती हैं कि स्टे होगा या बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। विल आई बी ग्रांटेड बेल बिफोर गोइंग टू जेल, या फिर विल आई गेट अ वेकेशन, और विल आई गेट द कोर्ट केस बी विकेटेड, और अ स्टे विल बी ग्रांटेड और नॉट। ये सारी बातें जो हैं हॉरोस्कोप से पढ़ी जा सकती हैं। सिर्फ एक कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो कि ये सारी की सारी बातों को बहुत बहुत महीनता के साथ पढ़ के आपकी पूरी की पूरी कोर्ट की जर्नी को स्ट्रेटेजाइज कर सके। देखिए, एक कोर्ट केस संबंधी मेरे पास केस स्टडी है, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और कैसे जो है वो जीवन को बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छे आयाम पे ले जाती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक सज्जन आए, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 10 मार्च 1988, 1988, सुबह के 3:55। और जगराम, वेस्ट बंगाल में उसका उनका जन्म था। और उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे। और उनके हिसाब से उनकी वाइफ जो है वो उनके ऊपर फॉल्स केस लगाकर
मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती थी, चाइल्ड की कस्टडी लेना चाहती थी, और जितने पैसे उनके पास कभी हो भी नहीं सकते थे, वो जो है एज अ एलिमनी जो है मांग रही थी। और इन 7 सालों में मैरिज में ये केस जो है वो उनके दायर हो चुके थे। और जो इंटरवेंशन होती है, जो कोर्ट जो है वो एक इंटरवेंशन कराता है, वो भी हो चुका था, लेकिन जो है वो उसका कोई रंग नहीं निकला था, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था। और अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि ये चार्ट जो आपने बनाया होगा, जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने ये चार्ट बनाया होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और साथ साथ जो है मैं ये चाहूंगा कि ये चार्ट के साथ साथ एक बार लड़ने वाला चार्ट भी बना लें, जिसको हम D6 चार्ट बोलते हैं। यानी कि जो है वो कितना बलिष्ठ है और कितना नहीं, ये D6 से पता लग जाएगा। एक बार जो है डिबैकल का चार्ट और बना लें, जिसको हम D30 चार्ट बोलते हैं, उसको और बना लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब इन सब चार्टों को इकट्ठा यानी कि इन टैंडम पढ़ा जाता है, तो हम जो है वो एक अच्छे रिजल्ट की तरफ निकल जाते हैं, और हम उनकी कोर्ट केस की जर्नी को स्ट्रेटेजाइज कर पाते हैं। तो उनका जो अनुराधा नक्षत्र था जिसमें चंद्रमा केंद्रित था, वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला था इसके अंदर। उनके D30 चार्ट के अंदर जहां पर राहु केतु की युति हो रखी थी, जी हाँ, राहु केतु की जो युति हो रखी थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबैकल पॉइंट था उनके लिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब, आप जो है इस कोर्ट केस के अंदर 5-6 महीने जो है बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। अपने वकील से भी बात मत कीजिए, क्योंकि आपका वकील यानी कि आपकी कुंडली में जो बुध की सिचुएशन है वो अभी आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। यानी कि वकील मेहनत भी शायद कर ले, लेकिन वो आपके लाभ की बात नहीं होगी। तो अभी 6 महीने जो है वो आपको रुकना पड़ेगा। आप 6 महीने रुकने के बाद जब थोड़ा सा उसके बाद प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको जो है लाभ हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स यानी कि गोचर जो कर रहे प्लैनेट्स होंगे, ग्रह होंगे, वो आपके लाभ के हो जाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि आपको आपका लॉयर जो है वो बहुत फोन करेगा, आप उसके बातों को ज्यादा उत्तर मत दीजिएगा। हाँ, एक दो बार कोर्ट केस जो है वो पढ़ते रहिएगा। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें ना जोड़ी हो। बहुत बार हम अपने वकील के ऊपर जो है विश्वास कर लेते हैं, और वकील जो आपका सिनॉप्सिस बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर चीजों को ऐड नहीं करते जो कि आपके लिए बहुत विशेष होती हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और एक नए वकील को जो है चुनने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि आपने कुछ पैसे दे दिए हों, या आपने सारी की सारी फीस दे दी हो, तो आप नए वकील को लेने में थोड़े से परेशानी हो रही हो आपको। लेकिन वो वकील जो है वो एक उनके साथ भी असिस्ट अगर करेंगे या खड़े हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उनको मैंने बताया कि जो वकील का नाम है वो इस अक्षर से अगर शुरू होगा, तो आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। जी हाँ, वकील का नाम किस अक्षर से शुरू हो तो अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक अक्षर दिया, मैंने उनको 10-12 अक्षर दिए। जी हाँ, 10-12 अक्षर। और कहा कि यदि अ, ये नेम है, स्टार्टिंग नेम ना हो तब भी कोई बात नहीं, सरनेम अगर स्टार्टिंग हो, जैसे मान लीजिए कि वर्मा जी वकील हैं, तो वो वह अगर नाम है तो ये काम चल जाएगा। तो उनको मैंने जो है वो नाम दिए। तो वो जो है वो घर जाकर बैठ गए, अपने केसेस को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने कुछ कुछ बातें निकाली जो कि उनको लगता था कि ये होनी चाहिए। जब आप कोई कोर्ट केस लड़ना शुरू करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आप खुद कुछ समय के बाद वकील बन गए हैं। यानी कि आपको अपने वकील से ज्यादा ज्ञान होता है लॉ के बारे में। सिचुएशन के बारे में तो पता ही है, लॉ के बारे में भी ज्यादा ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि ये जो भाई साहब हैं, इनको लॉ के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया, और सिचुएशन जो है वो कैसे उनको इंटरपोलेट करनी है वो इनको ज्ञान हो गया। यानी कि जो इनकी मरकरी शनि की राशि में बैठी थी, वो थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई। आपने देखा लगन के अंदर मरकरी या बुध बैठा हुआ है, वो एक्टिवेट हो गई इनकी। और जैसे ही वो एक्टिवेट हुई, वो जो है वो क्योंकि केंद्र में थी जुपिटर के साथ, तो जुपिटर को भी यानी कि ज्ञान के चक्षु को भी खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है अपने लॉयर को आनंद फानंद में निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। उन्होंने कहा मुझे रखना ही नहीं है। मैंने तो ज्यादा हल्का सा इंडिकेट किया था, लेकिन उन्होंने हटा ही दिया, और उन्होंने एक बिल्कुल नए से 4-5 साल के जिसको एक्सपीरियंस थे उसको ऐसा एक लॉयर रखा। और जो है 5-6 महीने के लिए वो केस उन्होंने हटा ही दिया। इन द मीन टाइम जो है उन्होंने अपने केस को थोड़ा सा बिल्टअप किया। बीच में डेट आई तो उनके वकील भी उपस्थित नहीं हुए, वो डेट आगे ले ली गई। अब जो इंटेंशन था लड़की का, जो वाइफ थी, उस बेस के ऊपर जो है वो हमने लड़ना आरंभ किया। कस्टडी वाइफ को चाहिए तो थी बच्चों की, लेकिन वो परोक्ष रूप से चाहिए थी, इंटरनली वो नहीं चाहती थी। और जो आदमी था
उसको इंटरनली अपने बच्चों से प्रेम था, उसको चाहिए थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है लॉज के अंदर, जिसके अंदर जो है अगर बच्चे छोटे होते हैं तो माँ की तरफ जो है वो ज्यादा केंद्रित हो जाता है बात, तो माँ की तरफ जो है देने की बात हो जाती है। लेकिन इस केस के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये केस जो है वो 6 महीने के बाद अब बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ गया है, क्योंकि अब डिसाइड भी हो गया है कि क्या एलिमनी देनी है। तो जितना वो मांग रही थी उससे 1/10 पे आ गई है बात। और बच्चों की, जो बड़ा बच्चा है वो भी बहुत छोटा है अभी, उसकी जो है वो कस्टडी बहुत अच्छी तरीके से मिल गई है कि काफी समय तक वो इनके पास रहेगा, क्योंकि रहते एक ही शहर के अंदर है। और कुछ कुछ समय के लिए माँ के पास जाएगा। और उल्टे केस में, क्योंकि बच्चा जो छोटा वाला है वो अभी बहुत ही छोटा है, तो उसको वो भी उल्टा कर दिया है। और ये बात जो है वो 4 साल के बाद फिर दोबारा कस्टडी की तरफ आएगी कि अब इसको इवेंचुअली करना क्या है। तो इन्होंने अपने केस को जिस प्रकार से हैंडल किया उसके बाद, और जिस प्रकार से इन्होंने जर्नी को चेंज किया, जो इंटरवेंशंस की, जो एस्ट्रोलॉजिकल इनको इंसाइट मिली, उसकी वजह से जो ये परेशान हो रहे थे कोर्ट के अंदर जा जाके, और दिक्कत हो रही थी उनके, उनका बच्चा जो 6 महीने का था वो 2 साल का हो गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था उनको, पैसे भी खर्च या जाया हो रहे थे बहुत ज्यादा जो है वो वकीलों पे, वो सब के सब जो है इनके समाप्त हो गए। और ये जो है अब हैप्पी है। सिर्फ अब बात जो है वो एलिमनी और बच्चों की कस्टडी को लेकर कुछ चल रही है, डिवोर्स हो चुका है। तो इसका मतलब ये भाई साहब जो है ही इज अगेन नाउ लुकिंग टू गेट मिंगल्ड अगेन, जीवन साथी की तलाश में है ये फिर से। अवश्य विवाह होगा इनका, कुंडली कहती है कि फिर विवाह होगा। इस बार कुंडली मिलान करने की मैंने बात करी है कि कुंडली मिला के विवाह कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इस बार जिसकी भी सेकंड मैरिज है वो समझ ले कि सप्तम भाव से मिलान नहीं होगा, अब नवम भाव से मिलान होगा। यस, अगर आपका सेकंड मैरिज है तो आपका नवम भाव एक्टिवेटेड है, अब सेवंथ हाउस से मिलान मत कर लीजिएगा। तो ये जो है वो एक कोर्ट केस है जिसके अंदर इनके पैसे भी बचे, एक्सपेंसेस जो हो रहे थे वो भी बचे, जो चक्कर काटने पड़ रहे थे वो भी बहुत हल्के हो गए। इनके मैंने लॉयर को भी डिसाइड कर दिया। और जो इनको ये अप्रीहेंशन थी कि बच्चों की कस्टडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सब के सब जो है इनका सॉल्व हो गया इनका। तो सॉल्यूशन जो है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ही छुपा होता है। बस बात ये होती है कि हम उस हॉरोस्कोप को ठीक तरीके से देख पाए, समझ पाए, कोई ऐसा ज्ञानी हो जो कि उसको देख पाए और आपको एक बहुत अच्छी जो है सलाह दे पाए। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जिसको ज्ञान होता है हॉरोस्कोप के डिफरेंट वो जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, और जिसको ज्ञान होता है कि कैसे हम इंटरपोलेट करते हैं रिजल्ट्स को और देखते हैं, तो एक फ्लैट तरीके का जो है वो प्रिडिक्शन नहीं होता है, वो काफी अलग अलग तरीके से और सिचुएशनल प्रिडिक्शन होता है। आप मेरे इस पन्ने को देखेंगे जिस पे आप अभी आए हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस डाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे विद एक्सपीरियंस ड्रॉ होते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इससे भिन्न हो, लेकिन फिर भी इसके आसपास ही घूमेगा। तो यदि आपके आपके कोई जानकार किसी कोर्ट केस के अंदर उलझे हुए हैं, करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो एक सलाह लेनी चाहिए कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी के संबंध में। ये उनके लिए बहुत लाभकारी होगी। मेरे ऐप पे जाइए, कर्मा एस्ट्रो ऐप पे, मेरी वेबसाइट पे तो आप आए ही हैं, इसको बुकमार्क कर लीजिए। मेरे डिफरेंट चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, उनके ऊपर जाकर आप जो है मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी और चीज के अंदर थोड़ी सी इंसाइट मिल जाए। और मैं तो बैठा ही हूँ नोएडा के अंदर आपसे बात करने के लिए। और यदि आप आ नहीं सकते हैं तो मैं आपको वॉइस रिपोर्ट के माध्यम से आंसर कर सकता हूँ, कोई लिखित रिपोर्ट दे सकता हूँ, ताकि आप अपने जीवन को सही प्रकार से ऑर्गेनाइज कर लें। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।